हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं क्लास 12 के इंग्लिश प्रोज का जो सेकेंड लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग, जिसका हिंदी अर्थ है खोया हुआ बसंत, जिसे लिखा है एनिस जंग ने, इस लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन मैं आपको इस वीडियो में स्पष्ट करने वाला हूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है। ठीक है, तो इस लेसन का नाम जो है वह लॉस्ट स्प्रिंग क्यों पड़ा, सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। देखिए, जो आपकी कहानी है लॉस्ट स्प्रिंग, ये 2 फेजेस में है, अर्थात 2 चरणों में है। पहले चरण में जो हमारी लेखिका हैं एनिस जंग, उन्होंने कूड़ा बीनने वाले लड़कों की दशा का वर्णन किया है। उन्हीं कूड़ा बीनने वाले लड़कों में एक लड़के का नाम है साहिब ए आलम। उससे जो हमारी ये लेखिका हैं बातचीत भी करती हैं और क्या कुछ हालात हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे शब्दों में लिखा हुआ है। तो पहले चरण में इसी के बारे में लिखा हुआ है लेखिका ने, और दूसरे चरण में उन्होंने इस कहानी के दूसरे चरण में चूड़ी बनाने वाले लोगों की दशा का वर्णन किया हुआ है और एक मुकेश नामक लड़के का भी उन्होंने वर्णन किया है जो कि मैकेनिक बनना चाहता है। तो टोटली मिलाकर कहा जाए तो इस कहानी में बचपन में जो खुशियाँ मिलनी चाहिए लड़कों को, जो एजुकेशन मिलना चाहिए, वह कुछ मिल नहीं पाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस लेसन का नाम लॉस्ट स्प्रिंग रखा है, यानी खोया हुआ बसंत। क्योंकि बसंत के मौसम में जिस तरह से खुशहाली रहती है, जिस तरह से खुशहालियों का हलचल होता है, उस तरह से इन लड़कों के प्रारंभिक जीवन अर्थात बचपन में खुशहाली नहीं है, किसी तरह का एजुकेशन नाम का कोई चीज़ नहीं है। इस वजह से उन्होंने इस लेसन का नाम लॉस्ट स्प्रिंग रखा है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देख सकते हैं यहाँ पर नीचे लिखा है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी खोए हुए बचपन की कहानियाँ। तो लॉस्ट स्प्रिंग एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि हमारे समक्ष गरीब लड़कों की और उनके प्रारंभिक शिक्षा के बारे में काफ़ी कुछ बताता है। तो मैं इस लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन स्पष्ट करूँ उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आपको इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा। और जो आपका इंग्लिश प्रोज का पहला लेसन है द लास्ट लेसन, इसका कंप्लीट प्रिपरेशन भी आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और लॉस्ट स्प्रिंग अर्थात खोया हुआ बसंत नामक इस लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और सीख लेते हैं। तो इस लेसन की जो स्टार्टिंग वह यहाँ से है। समटाइम्स कभी कभी आई फाइंड अ रुपी, मैं 1 रुपया पाता हूँ। इन द गार्बेज मतलब कूड़े में, यानी कभी कभी मैं कूड़े में 1 रुपया पाता हूँ, अर्थात कभी कभी मुझे कूड़े में 1 रुपया मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस, तुम यह क्यों करते हो या ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क साहिब, मैं साहिब से पूछती हूँ। तो लेखिका साहिब नामक एक कूड़ा बेचने वाले लड़के से पूछती हैं तुम यह क्यों करते हो या तुम ऐसा क्यों करते हो। हुम आई इनकाउंटर, हुम मतलब जिसे, आई इनकाउंटर मैं अचानक मिलती हूँ, इनकाउंटर मतलब मुठभेड़ या अचानक मिलना। एवरी मॉर्निंग मतलब प्रत्येक सुबह। इस क्राउंजिंग याचना करते हुए या भीख मांगते हुए। फॉर गोल्ड मतलब धन के लिए। इन द गार्बेज डम्प्स यानी कूड़े के ढेर के स्थान में। ऑफ माई नेबरहुड अपने पड़ोस के। वाई डू यू डू दिस, आई आस्क साहेब, मैं साहब से पूछती हूँ तुम यह क्यों करते हो या ऐसा क्यों करते हो। हुम आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्राउजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड, जिसे मैं प्रत्येक सुबह अपने पड़ोस के कूड़े के ढेर के स्थान पर धन के लिए याचना करते हुए अचानक मिलती हूँ। साहिब लेफ्ट हिज होम, साहिब अपने घर को छोड़ दिया। लॉन्ग एगो बहुत पहले, साहिब बहुत पहले अपने घर को छोड़ दिया। सेट बसा हुआ या फिर व्यवस्थित, सेट का तीनों फॉर्म एक ही होता है। एमिस्ट के मध्य। द ग्रीन फील्ड्स हरे भरे खेतों। आप ढाका मतलब ढाका, यानी ढाका के हरे भरे खेतों के बीच बसा हुआ। हिज होम मतलब उसका घर। इज नॉट इवेन, इज नॉट नहीं है, इवेन मतलब भी। अ डिस्टेंट मेमोरी एक दूर की स्मृति या याद, यानी ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में बसा उसका घर भी एक दूर की स्मृति नहीं है, यानी उसे अपने यानी दूर दूर तक उसे अपने घर की याद नहीं है। ठीक है। सेट एडमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, हिज होम इज नॉट इवेन अ डिस्टेंस मेमोरी, यानी ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में बसा उसका घर एक दूर की स्मृति भी नहीं है।
देयर वर मेनी स्टॉर्म्स, बहुत सारे तूफान थे, दैट मतलब जो कि स्वेप्ट अवे, मिटा दिए या फिर समाप्त कर दिए, दियर फील्ड्स, उनके खेतों को, एंड होम्स, और घरों को, हिज मदर, उसकी माँ, टेल्स हिम, उसे बताती हैं, यानी उसकी माँ उसे बताती हैं कि बहुत सारे तूफान थे या बहुत सारे तूफान आए जो कि उनके खेतों और घरों को मिटा दिए या फिर समाप्त कर दिए। दैट्स वाई, यही वजह है, दे लेफ्ट, वे छोड़कर आ गए, लुकिंग फॉर गोल्ड, धन की तलाश में, इन द बिग सिटी, इस बड़े शहर में, वेयर ही नाउ लिव्स, जहां वह अब रहता है। तो ऐसा वह साहिब जो है वह लेखिका को बता रहा है बोलकर। दैट्स वाई, यही वजह है, दे लेफ्ट, वे छोड़कर आ गए, लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, यानी धन की तलाश में इस बड़े शहर में, वेयर ही नाउ लिव्स, जहां वह अब रहता है। आई हैव नथिंग, मेरे पास नथिंग, कुछ नहीं है, इल्स मतलब अन्य, टू डू मतलब करने को, ही मटर्स, वह बुदबुदाता है या बड़बड़ाता है, लुकिंग अवे, दूर देखते हुए या नज़र हटाते हुए, यानी वह नज़र हटाते हुए बुदबुदाता या कहता है मेरे पास अन्य करने के लिए कुछ भी नहीं है। गो टू स्कूल, स्कूल जाया करो, आई से ग्लीबली, मैं तेजी से कहती हूँ, यानी मैं तेजी से कहती हूँ स्कूल जाया करो, रियलाइजिंग, महसूस की, इमीडिएटली मतलब तुरंत, हाउ हालो, कितना खोखला, द एडवाइस, यह सलाह, मस्ट साउंड, सुनने में लगा, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हालो द एडवाइस मस्ट साउंड, यानी तुरंत महसूस की कि यह सलाह सुनने में कितना खोखला लगा होगा, यानी कि लेखिका को तुरंत एहसास हो गया कि ये जो मैंने सलाह दिया यह काफ़ी सुनने में खोखला लगा होगा, अर्थात इसमें कोई दम नहीं होगा। हालो मतलब खोखला। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, ग्लिबली मतलब तेजी से, यानी मैंने तेजी से कहा स्कूल जाया करो, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हालो द एडवाइस मस्ट साउंड, यानी तुरंत महसूस की कि यह सलाह सुनने में कितना खोखला लगा होगा या कितना बेदम का लगा होगा। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। वेन दे बिल्ड वन, जब एक बन जाएगा, आई विल गो, मैं जाऊंगा, बिल्ड मतलब बनाना, यानी जब एक बन जाएगा तो मैं जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल, यदि मैं एक स्कूल शुरू करती हूँ, विल यू कम, क्या तुम आओगे, आई आस्क, मैं पूछती हूँ, हाफ जोकिंगली, यानी थोड़ा मजाक करते हुए। तो लेखिका थोड़ा मजाक करते हुए साहिब से पूछती हैं, यदि मैं एक स्कूल शुरू करती हूँ, विल यू कम, क्या तुम आओगे। यस, हाँ, ही से, जो वह कहता है, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, ब्रॉडली मतलब विस्तृत रूप से, यानी वह विस्तृत रूप से या खुलकर मुस्कुराते हुए कहता है हाँ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, आई सी ही, मैं उसे देखती हूँ, रनिंग मतलब दौड़ते हुए, अप टू मी, मेरे पास, यानी कुछ दिनों के बाद मैं उसे अपने पास दौड़ते हुए देखती हूँ, यानी कि कुछ दिनों के बाद वह दौड़ते हुए मेरे पास आता है, ऐसा मैं क्या करती हूँ, देखती हूँ। इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, एक स्कूल को बनाने में लंबा समय लगता है। आई से, मैं कहती हूँ, एम्ब्रास्ड, शर्मिंदा, एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, एक वादे को करके, दैट वाज नॉट मीट, जिसका मतलब न था, यानी एक वादे को करके जिसका कोई मतलब न था, मैं शर्मिंदा हुए कहती हूँ। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, कि एक स्कूल को बनाने में लंबा समय लगता है। बट प्रॉमिसेस, लेकिन वादे, लाइक माइन, मेरी तरह, अबाउंड, भरे हुए हैं या प्रचुर मात्रा में हैं, इन एवरी कॉर्नर, प्रत्येक कोने में, आप ही जब ब्लीक वर्ड, उसके बेरंग की दुनिया, ब्लीक मतलब बेरंग या सुना, यानी उसके सुने पड़े दुनिया के प्रत्येक कोने में मेरी तरह भरे हुए वादे हैं, यानी मेरी तरह प्रचुर वादे हैं, यानी मेरी तरह बहुत सारे उससे वादे किए गए होंगे, ठीक है। तो ब्लीक मतलब सुना या फिर आपका बेरंग। बट प्रॉमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ड, लेकिन मेरी तरह उसके बेरंग की दुनिया के प्रत्येक कोने में प्रचुर मात्रा में वादे हैं। आफ्टर मंथ ऑफ नोविंग हिम, यानी आफ्टर मंथ ऑफ नोविंग हिम, यानी महीनों उसे जानने के बाद, आई आस्क हिम, मैं उसे पूछती हूँ, हिज नेम, उसका नाम, साहिब ए आलम ही अनाउंस, वह घोषित करता है अर्थात वह बताता है, साहिब ए आलम। ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता है, व्हाट इट मीन्स, कि इसका मतलब क्या होता है, यानी वह नहीं जानता है कि इसका मतलब क्या होता है, वह अपने नाम का मतलब जानता नहीं है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वह इसका अर्थ जानता, यदि वह इसका मतलब जानता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, संसार का मालिक या दुनिया का मालिक, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, उसके पास विश्वास कर लेने को
एक कठिन समय होता, तो उसके पास इसे विश्वास कर लेने को एक कठिन समय होता, अर्थात वह इसे विश्वास नहीं कर पाता। अनवेयर अनजान ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, कि क्या उसका नाम प्रतिनिधित्व करता है। रिप्रेजेंट मतलब प्रतिनिधित्व करना या दिखाना या प्रदर्शित करना, यानी उसका नाम क्या प्रतिनिधित्व करता है, इससे अनजान। ही रोम्स, वह घूमता है द स्ट्रीट, गलियां या सड़क, विथ हिज फ्रेंड्स एंड आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज। बेयरफुट मतलब नंगे पांव, यानी नंगे पांव या नंगे पैर के लड़कों के एक सेना के अपने मित्रों के साथ वह सड़कों पर घूमता है या गलियों में घूमता है। हु मतलब जो कि, अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड, जो कि सुबह के पक्षियों के समान अपीयर दिखाई देते हैं, एंड डिसपियर एट नून, और दोपहर में अदृश्य हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अनवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, ही रोम्स द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड्स एंड आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, यानी उसका नाम क्या प्रतिनिधित्व करता है, इससे अनजान वह नंगे पैर वाले लड़कों की सेना के अपने मित्रों के साथ गलियों या सड़कों में घूमता है। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो कि सुबह के पक्षियों के समान दिखाई देते हैं, एंड डिसअपीयर एट नून, और दोपहर में अदृश्य हो जाते हैं। ओवर द मंथ, महीनों भर में, ओवर द मंथ महीनों भर में, आई हैव कम टू रिकग्नाइज, मैं पहचानने लगी थी, ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक को, यानी महीनों भर में मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानने लगी थी। वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। देखिए इसका अगर वाई आर नॉट यू इसका फुल फॉर्म लिखेंगे तो वाई आर यू नॉट ऐसे आएगा, ठीक है। तो वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैं एक से पूछती हूँ तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हुए हो। माई मदर, मेरी माँ, डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन, उन्हें नीचे नहीं लाई, फ्रॉम द सेल्फ मतलब सेल्फ से या तख्ता से, यानी मेरी माँ उन्हें तख्ता से नीचे नहीं लाई, अर्थात मेरी माँ उन्हें तख्ता से नीचे नहीं उतारी। ही आंसर, वह उत्तर देता है, सिंपली मतलब साधारणतः, यानी वह साधारणतः उत्तर देता है कि मेरी माँ उन्हें तख्ता से नीचे नहीं उतारी। इवन इफ मतलब भले ही, या इवन मतलब भी, इफ मतलब यदि। इवन इफ, यदि सी डिड, वह की, इवन मतलब भी, यदि वह की भी होती, क्या की होती, यानी कि तख्ते से चप्पलों को नीचे लाई होती, ठीक है। इवन इफ सी डिड, यदि वह की भी होती, ही विल थ्रो देम अप, वो उन्हें फेंक देगा। एट्स अनदर, यानी एक दूसरा लड़का, एट्स मतलब जोड़ता है, अर्थात एक दूसरा लड़का कहता है, हु इज वियरिंग, जो कि पहने हुए है, शूज मतलब जूते को, दैट डू नॉट मैच, जो कि मिलते नहीं है, जो कि बगैर मिलने वाले जूतों को पहना हुआ है, अर्थात जो कि बेमेल जूतों को पहना हुआ है। इट्स मतलब जोड़ता है या कहता है। इवन इफ सी डिड, यदि वह की भी होती, अर्थात तख्ते से नीचे उतारी भी होती, ही विल थ्रो देम अप, वो उन्हें फेंक देगा। वेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैं इस पर टिप्पणी करती हूँ, ही सफल्स, वह घसीटता है हिज फीट, अपने पैरों को, एंड सेज नथिंग, और कुछ भी कहता नहीं है। आई वॉन्ट शूज, मैं जूतों को चाहता हूँ, सेज अ थर्ड बॉय, एक तीसरा लड़का कहता है, हु हैज नेवर ओन्ड, जो कभी नहीं अपनाया, अ पेयर, एक जोड़ा, ऑल हिज टाइम, अपने समय में, अपनी संपूर्ण जीवन में, अपने संपूर्ण जीवन काल में। तो देखिए, आई वॉन्ट शूज सेज अ थर्ड बॉय हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑफ हिज लाइफ, यानी मैं जूते को चाहता हूँ, एक तीसरा लड़का कहता है, जो कि अपने संपूर्ण जीवन में एक जोड़े जूते कभी नहीं अपनाया, कभी प्राप्त नहीं किया। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस मतलब संपूर्ण, ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, यानी संपूर्ण देश में यात्रा करते हुए। आई हैव सीन, मैं देख चुकी हूँ, चिल्ड्रन मतलब बच्चों को, वॉकिंग मतलब चलते हुए, बेयर फुट नंगे पैर, इन सिटीज मतलब शहरों में, ऑन विलेज रोड और गाँव के सड़कों पर, यानी संपूर्ण देश में यात्रा करते हुए मैं लड़कों को शहरों और गांव के सड़कों पर नंगे पैर चलते हुए देख चुकी हूँ। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, लैक मतलब कमी, इट इज़ नॉट, यह नहीं है, लैक ऑफ मनी धन की कमी, यह धन की कमी नहीं है, बट बल्कि अ ट्रेडिशन एक परंपरा है। टू स्टे, स्टे मतलब ठहरना, टू स्टे रहना या फिर ठहरना, बेयरफुट मतलब नंगे पाँव, यानी यह धन की कमी नहीं है बल्कि नंगे पैर रहने की एक परंपरा है। इज मतलब है वन एक्सप्लेनेशन, मतलब एक स्पष्टीकरण, यानी एक स्पष्टीकरण है कि नंगे पैर रहना धन की कमी नहीं है बल्कि एक परंपरा है। ऐसा स्पष्ट कराया गया उस लेखिका को कि यह धन की कमी के कारण नहीं है बल्कि एक परंपरा है, ठीक है। आई वंडर, मुझे आश्चर्य है, इफ की क्या, दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, कि क्या यह एक
केवल बहाना है, एक्सक्यूज बहाना। टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन मतलब स्पष्ट करना या व्यक्त करना। टू एक्सप्लेन अवे यानी स्पष्ट करने से, अवे मतलब दूर यानी बचना, यानी स्पष्ट करने से बचने का। अब परपेचुअल लगातार, स्टेट मतलब अवस्था, आप पॉवर्टी मतलब निर्धनता या गरीबी। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, यानी मैं आश्चर्य करती हूँ कि क्या यह एक लगातार गरीबी की अवस्था से, अवस्था को स्पष्ट करने से बचने का एक बहाना है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, मैं आश्चर्य करती हूँ कि क्या यह एक लगातार निर्धनता की अवस्था को स्पष्ट करने से बचने का एक केवल बहाना है। ऐसा लेखकों को लग रहा है कि कहीं यह केवल एक बहाना तो नहीं ना है कि भाई एक परंपरा का नाम दे रहे हैं और कह रहे हैं धन की कमी नहीं है, नंगे पैर चलना यह परंपरा है। तो उन्हें लगा कहीं ऐसा एक निर्धनता को, लगातार निर्धनता को स्पष्ट करने से बचने का एक बहाना तो नहीं ना है यह केवल, ऐसा उन्हें लग रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई रिमेंबर, मुझे याद है। अ स्टोरी अ मैन, एक व्यक्ति की कहानी। फ्रॉम उदुपी मतलब उदुपी। वंस मतलब एक बार। टोल्ड मी मतलब मुझे बताया। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदुपी वंस टोल्ड मी, यानी मुझे उदुपी के एक व्यक्ति की कहानी याद है। वंस टोल्ड मी, जो कि उसने मुझे एक बार बताया। एज ए यंग बॉय, एक छोटे लड़के के रूप में, ही वुड गो टू स्कूल, वह स्कूल जाया करता था। यानी एक छोटे लड़के के रूप में वह स्कूल जाया करता था। जब वो एक छोटा लड़का था तो स्कूल जाता था। पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, एक पुराने मंदिर से पास्ट गुजरता था, अर्थात उसे एक पुराने मंदिर से होकर जाना पड़ता था। वेयर मतलब जहाँ, हिज फादर मतलब उसके पिता, वाज ए प्रीस्ट, एक पुरोहित थे या पंडित थे। तो एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, यानी एक छोटे लड़के के रूप में वह स्कूल जाया करता था। एक पुराने मंदिर से उसे गुजरना पड़ता था। वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, जहाँ उसके पिता एक पुरोहित थे या पंडित थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, वह संक्षिप्त रूप से रुकेगा। ब्रीफली मतलब संक्षिप्त रूप से या थोड़े समय के लिए, नहीं वह थोड़े समय के लिए रुकेगा। एट द टेम्पल मतलब मंदिर पर या मंदिर के पास। एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और एक जोड़े जूते के लिए प्रार्थना करेगा। 30 ईयर्स लेटर, यानी 30 वर्षों के बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैं उसके नगर से मिली, अर्थात मैं उसके नगर को गई। एंड द टेम्पल, और वह मंदिर, विच वाज नाउ, जो कि अब, ड्रोन्ड मतलब डूब गया है, इन एन एयर ऑफ डिजोलेशन, यानी डिजोलेशन मतलब सुनसान, जो कि अब सुनसान के हवा में डूब गया था, जो कि अब सुनसान पड़ गया है या फिर एकदम से निर्जन बन गया है। ठीक है, 30 ईयर्स लेटर आई विजिटेड हिज टाउन, यानी 30 वर्षों के बाद मैं उसके नगर से मिली या मैं उसके नगर को मिलने गई। एंड द टेम्पल, और वह मंदिर, विच वाज नाउ ड्रॉन्ड इन एन एयर ऑफ डिजोलेशन, जो कि अब निर्जन हो गया है। इन द बैक यार्ड, यानी पिछवाड़े में या पीछे के आंगन में। वेयर लिव द न्यू प्रीस्ट, जहाँ नया पुरोहित रहता था। देयर वाज रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, यानी वहाँ पर सफ़ेद और लाल प्लास्टिक की कुर्सियाँ थीं। तो देखिए, 30 ईयर्स लेटर आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल विच वाज नाउ ड्रॉन्ड इन एन एयर ऑफ डिजोलेशन, यानी 30 वर्षों के बाद मैं उसके नगर को मिलने गई और वह मंदिर जो कि अब सुनसान पड़ गया है। इन द बैक यार्ड वेयर लिव द न्यू प्रीस्ट, यानी पीछे जहाँ पर वह नया पंडित रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, वहाँ पर लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ थीं। इसके बाद अ यंग बॉय ड्रेस इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक छोटा लड़का एक भूरे यूनिफॉर्म को पहने हुए। वियरिंग पहना हुआ, सॉक्स मतलब मोजे, एंड शूज और जूते, यानी एक छोटा लड़का एक भूरे यूनिफॉर्म को और मोजे तथा जूते को पहने हुए। अराइव्ड मतलब आ पहुँचा, पेंटिंग मतलब हाँपते हुए। एंड थ्रू, और फेंक दिया, हिज स्कूल बैग, अपने स्कूल के बैग को ऑन अ फोल्डिंग बेड, एक मुड़े हुए बिस्तर पर या एक फोल्ड किए गए बिस्तर पर। तो देखिए, अ यंग बॉय ड्रेस इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वियरिंग सॉक्स एंड शूज अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, यानी एक छोटा लड़का एक भूरे यूनिफॉर्म को और मोजे तथा जूते को पहने हुए हाँफता हुआ आ पहुंचा और अपने स्कूल के बैग को एक फोल्ड किए हुए या फिर मुड़े हुए बिस्तर पर फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के को देखते हुए, आई रिमेंबर्ड, मैंने याद किया, यानी उस लड़के को देखते हुए मैंने याद किया। द प्रेयर,
उस प्रार्थना को अनदर बॉय, दूसरे लड़के की, यानी उस लड़के को देखते हुए मैंने उस दूसरे लड़के के प्रार्थना को याद किया। हैड मेड, जो कि वह बनाया था, किया था, टू द गॉडेस यानी देवी से, व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, जब उसने अंततः अपने जूते को यानी एक जोड़े जूते को पा लिया। लुकिंग एट द बॉय, यानी उस लड़के को देखते हुए, आई रिमेंबर्ड, मैंने याद किया, द प्रेयर मतलब वह प्रार्थना, अनदर बॉय जो कि एक दूसरा लड़का, हैड मेड टू द गॉडेस जो कि देवी से किया था, व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, जब वह अंततः एक जोड़े जूते को पा लिया। लेट मी नेवर लूज देम, मैं उन्हें कभी नहीं खोऊंगा। तो वह लड़का जो कि देवी से प्रार्थना करता था मंदिर पे कि मुझे एक जोड़े जूते मिल जाए, तो जब वह फाइनली उसे एक जोड़ा जूता मिल गया तो वह क्या कहा, लेट मी नेवर लूज देम, मैं उन्हें कभी नहीं खोने दूंगा। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, द गॉडेस मतलब देवी, हैड ग्रांटेड स्वीकार कर ली थी, हिज प्रेयर उसकी प्रार्थना को, यानी उस लड़के की प्रार्थना को देवी क्या कर ली थी, स्वीकार कर ली थी। यंग बॉयस मतलब छोटे लड़के, लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, उस पंडित के पुत्र की तरह, नाउ और अब पहनते थे शूज मतलब जूतों को, यानी छोटे छोटे लड़के उस पंडित की पुत्र की तरह, यानी उस पंडित के पुत्र की तरह छोटे छोटे लड़के अब जूतों को पहनते थे। बट लेकिन, मेनी मतलब बहुत सारे, अदर्स मतलब दूसरे, लेकिन बहुत सारे दूसरे, लाइक द रग पिकर्स यानी कूड़ा बेचने वालों की तरह, इन माई नेबरहुड मेरे पड़ोस में, रिमेन शूजलेस बगैर जूते के ही रहे। लेकिन बहुत सारे दूसरे कूड़ा बेचने वालों की तरह मेरे पड़ोस में, लेकिन बहुत सारे दूसरे मेरे पड़ोस में कूड़ा बेचने वालों, कूड़ा बीनने वालों की तरह, रिमेन मतलब रहें, शूजलेस मतलब बगैर जूते के, रग पिकर्स मतलब कूड़ा बीनने वाले, ठीक है। बट मेनी अदर्स लाइक द रग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस, लेकिन बहुत सारे दूसरे मेरी पड़ोस में कूड़ा बीनने वालों की तरह बगैर जूते के ही रहे या बगैर जूते के ही रहते थे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को कीजिएगा लाइक और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनके लिए यह वीडियो यूजफुल हो सकता है। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, तो आप लोग कंटिन्यू हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, जिसे आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें, क्योंकि आपके वह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।